गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसे कि मैक्सवेल ने डिस्कवर किया था, डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये आया था आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डेल ई बाई डेल टी। और इसके हिसाब से, इस फॉर्मूले से मैक्सवेल ने ये बताया कि देयर इज इन कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर लॉ, यानी कि एम्पियर लॉ में कुछ कमी थी जिसके बारे में मैक्सवेल ने बताया और इसे करेक्ट किया। तो आज हम ये देखेंगे कि एम्पियर में क्या करेक्शन किया था मैक्सवेल ने। आज का टॉपिक ये है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सवेल्स करेक्शन इन एम्पियर लॉ। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट भी है। मैक्सवेल करेक्शन इन एम्पियर्स लॉ, यानी कि इसको हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर लॉ या मैक्सवेल करेक्शन। तो एम्पियर लॉ में क्या करेक्शन मैक्सवेल ने किया था इसे आज हम समझेंगे। तो इसको समझने से पहले हम एम्पियर लॉ देख रहे हैं कि एम्पियर लॉ एक्चुअली में है क्या। एम्पियर लॉ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है आई, तो किसी वायर में, कंडक्टिंग वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है आई, तो उसके चारों तरफ अपने आप एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, इस तरीके से। तो अगर आप इसको ग्रैब कीजिए, पकड़िए करंट के फॉर्म में इस तरह ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगा नॉर्थ जैसे और साउथ में जाएगा, इस सर्कुलर फॉर्म में बना देगा और इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी। ये सर्कुलर फॉर्म में बनेगा भी, और इसका फॉर्मूला जो दिया जाएगा वो डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू जीरो आई। ये एम्पियर लॉ। और इसमें ये इनकम्प्लीट इस वजह से हुआ कि जब हम किसी चार्ज को चार्ज करते हैं, कैपेसिटर को पॉजिटिव और निगेटिव देकर के, पॉजिटिव और निगेटिव, तो जहां पे करंट होती है वहां पे फील्ड मिलेगा, मगर यहाँ पे किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे फील्ड नहीं मिलनी चाहिए एम्पियर के हिसाब से। मगर मैक्सवेल को वहां पर फील्ड मिली थी जहां पर करंट नहीं है, तो उन्होंने इस फॉर्मूले में जो मैक्सवेल, जो एम्पियर लॉ है, मैक्सवेल करेक्टेड द एम्पियर लॉ कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू टाइम्स जे। इसमें उन्होंने करेक्शन किया, और वो करेक्शन क्या किया वो उसके बारे में टॉपिक बताता है, कैसे इन्होंने इस पे करेक्शन किया था। जो कमी थी इसमें, ये एक्चुअली में ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, इसी को उन्होंने कंप्लीट किया था। किस तरह किया था आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये चलते हैं कि द एम्पियर लॉ बिफोर करेक्शन। करेक्शन से पहले जो एम्पियर लॉ था वो ये था, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स जे, वेयर जहां पर जे जो है करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी होती है।
यानी कि J इक्वल टू I बाई A। ये इक्वेशन है एम्पियर का बिफोर करेक्शन। अब अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड में डॉट लें, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड, इस इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट लें दोनों साइड में, डॉट कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स डॉट ऑफ कर्ल डाइवर्जेंस ऑफ J। नाउ ये जो डाइवर्जेंस ऑफ J है, इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं, माइनस डेल रो बाई डेल टी, आल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अगर हम इसकी जगह पर ये रख दें तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू माइनस म्यू 0 टाइम्स डेल रो बाई डेल टी। ये ऐसा आएगा। अब अगर हम गौर से देखें तो ये इक्वेशन जो है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ B इज ए वेक्टर आइडेंटिटी, यानी कि किसी वेक्टर का अगर आप कर्ल लीजिए और फिर डाइवर्जेंस ले लीजिए, इज ऑलवेज जीरो, ये हमेशा जीरो होगा। तो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज जीरो। अगर इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड हमेशा जीरो है तो कॉमन सी बात है ये भी हमेशा जीरो होना चाहिए। नाउ डेल रो बाई डेल टी इज जीरो, ये जीरो कब होगा? व्हेन रो इज कांस्टेंट। लेकिन अगर रो कांस्टेंट नहीं है तो ये जीरो नहीं होगा। बट इफ रो इज नॉट कांस्टेंट, अगर आपका चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि दूसरे शब्दों में करंट वेरीज विद टाइम, अगर आपके सर्किट में करंट की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है तो चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा, और अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इसका मतलब इसका रेशियो डिफरेंशियल जीरो नहीं होगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा जीरो होगा, लेकिन ये हमेशा जीरो नहीं होगा। ये कंडीशन पे जीरो होगा, जब चार्ज कांस्टेंट है तो जीरो होगा, जब चार्ज कांस्टेंट नहीं तो जीरो नहीं होगा। ये कंडीशन इसके लिए गड़बड़ है क्योंकि इस इक्वेशन में आइडेंटिटी में दोनों साइड जीरो होना चाहिए। तो मैक्सवेल ने इसमें करेक्शन किया कि आखिर यहाँ ये हमेशा जीरो क्यों नहीं हो रहा है। तो मैक्सवेल का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, मैक्सवेल करेक्टेड द एम्पियर लॉ by correcting equation of continuity। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के जरिए उन्होंने इस इक्वेशन में करेक्शन किया। कैसे किया उसको हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यह है। तो जैसा कि एम्पियर लॉ था, सबसे पहले हम देखें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डाइवर्जेंस ऑफ J इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कूलॉम्स लॉ का सहारा लिया, फ्रॉम कूलॉम्स या गॉस लॉ, गॉस लॉ जो ये है E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों इक्वेशन से अगर देखा जाए फ्रॉम टू, इस इक्वेशन से चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हम इस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और उन्होंने इक्वेशन वन में रो की जगह ये रख दिया, फ्रॉम इक्वेशन वन
जे इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी, और इसकी जगह पर डाइवर्जेंस रो की जगह पर, यहां पे रो की जगह पर ये वैल्यू रख दिया, एप्सिलॉन नॉट ई। या इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं हम, डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। डिफरेंशियल को हमने एक्सचेंज कर लिया, माइनस से दोनों टर्म एक साथ ले आए, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी इज इक्वल टू 0, या डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। ये एक नया टर्म है जिसमें करंट डेंसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों है, ये फ्री करंट है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो इन्होंने क्या किया मैक्सवेल ने कि नाउ मैक्सवेल देन उन्होंने क्या किया, देन पुट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी एट प्लेस ऑफ जे इन एम्पियर लॉ। यानी कि एम्पियर लॉ में जो एम्पियर लॉ यही था हमारा, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स जे। इस जे की जगह उन्होंने बजाय सिर्फ जे लिखने के उन्होंने ये लिखा, जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ये करेक्टेड टर्म था मैक्सवेल द्वारा। मैक्सवेल एडेड दिस टर्म इन एम्पियर लॉ। तो मैक्सवेल ने ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड किया, ये टर्म जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जानते हैं एम्पियर लॉ में, तब ये जाके कंप्लीट हुआ। अब इसको हम ये देखते हैं कि आखिर कंप्लीट होने के बाद करेगा क्या, कैसे ये कंप्लीट हुआ, इसको हम देखते हैं। नाउ द मॉडिफाइड एम्पियर लॉ, जो करेक्टेड एम्पियर लॉ था वो ये बना, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ये हमारा फाइनल करेक्टेड एम्पियर लॉ है। इन दिस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी इज डिस्प्लेसमेंट करंट एडेड बाय मैक्सवेल। तो ये टर्म एक्स्ट्रा था जिसे मैक्सवेल ने ऐड किया, और इसका हम फिजिकली एक्सपीरियंस देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। पहली चीज ये कि ये करेक्ट कैसे हुआ और कैसे ये सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, अब अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लें, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट दोनों साइड का, तो कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो कॉमन है मान लीजिए, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल टी डाइवर्जेंस ऑफ ई। ये टर्म हमेशा जीरो रहेगा। इधर देखते हैं, म्यू जीरो डाइवर्जेंस ऑफ जे माइनस डेल रो बाई डेल टी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी,
प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल टी, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रो बाई एप्सिलॉन नॉट, म्यू टाइम्स माइनस डेल रो बाई डेल टी प्लस एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, डेल रो बाई डेल टी, और ये भी आ जाएगा आपका 0। यानी अब इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमेशा 0 आएंगे अगर हम ये टर्म ऐड करते हैं तो इस हिसाब से एम्पियर लॉ करेक्ट हुआ मैक्सवेल के द्वारा, अगर उन्होंने इसमें ऐड कर दिया इसलिए, अगर नहीं ऐड करते तो कभी भी करेक्ट नहीं होता। तो ये हुआ आपका मैक्सवेल करेक्शन, और इस हिसाब से मैक्सवेल ने जो करेक्शन किया, अब जाकर के पूरा इक्वेशन कंप्लीट हुआ, जिसे हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। तो करेक्शन करने के बाद जो एम्पियर लॉ में किया उसे हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो फाइनली जो मैक्सवेल इक्वेशन बनेगा वो द 4 फंडामेंटल इक्वेशन। पहला, आर नोन एज मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन 4 तरीके के हैं। पहला मैक्सवेल इक्वेशन मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, जिसको हम लोग कूलॉम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसमें बता चुके पहले ही, डाइवर्जेंस ऑफ नहीं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इंटीग्रल फॉर्म में है, फॉर्म ये कूलॉम्स लॉ है जो इंटीग्रल फॉर्म में है, और इसी को अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। दूसरा, मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन, जिसे हम लोग गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटो स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। तो इसको लिखने के लिए बी डॉट डी एस इक्वल टू 0, यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी भी नहीं पाए जाते, हमेशा जब पाया जाएगा तो एक साथ पाया जाएगा। ये आपका इंटीग्रल फॉर्म है, और इसको हम अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0। डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये दो इक्वेशन हो गए। दो और इक्वेशन, पहला इक्वेशन कूलॉम्स लॉ, दूसरा इक्वेशन गॉस लॉ। तीसरा इक्वेशन मैक्सवेल का, थर्ड, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, जिसको हम लोग फैराडे के नाम से भी जानते हैं, फैराडेज लॉ। इसके हिसाब से हम बता चुके हैं इसके पहले के लेक्चर्स में सब कुछ। E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपका इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म है फैराडे लॉ का, और
इसको हम अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं सेम चीज को, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ये आपका हो गया डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक उसी तरीके से चौथा इक्वेशन जो होगा, जिसे मैक्सवेल ने करेक्ट किया था एम्पियर लॉ में, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, जिसको हम लोग मॉडिफाइड एम्पियर लॉ के नाम से भी जानते हैं, नॉट एम्पियर लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर लॉ, जिसको मैक्सवेल ने करेक्ट किया था, वो ये होगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई करंट प्लस एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज। ये आपका इंटीग्रल फॉर्म होगा। यही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है जिसको मैक्सवेल ने चेंज किया था। और डिफरेंशियल फॉर्म में अगर इसको लिखें सेम चीज को, तो कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ये आपका हो गया डिफरेंशियल फॉर्म। ये चारों इक्वेशन है जिसे हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब इस चीज को हम एक समराइज करेंगे एक टेबल में, ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो चारों इक्वेशन को एक साथ। चलिए एक हम टेबल बनाते हैं बड़ा सा, और इस चारों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में भी और डिफरेंशियल फॉर्म में भी। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4, ये चारों इक्वेशन हो गए। मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, पहला मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन जिसका नाम है, यहां पे दोनों फॉर्म रहेंगे इसके, इंटीग्रल फॉर्म और इधर आपका डिफरेंशियल फॉर्म। ये रहेगा मैक्सवेल फर्स्ट। पहला आपका जो होगा उसे कहते हैं गॉस लॉ या कूलॉम्स लॉ, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका इंटीग्रल फॉर्म ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी चीज को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, सेम चीज को, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स, डाइवर्जेंस बी का हमेशा जीरो होगा। इसी चीज को हम दूसरे फॉर्म में डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें अगर, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, जिसको हम लोग फैराडे लॉ के नाम से भी जानते हैं। नेम, इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंज बाय टाइम। इसी चीज को डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखें तो कर्ल ऑफ बी ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। और आखिरी वाला मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन जिसको हम लोग मॉडिफाइड एम्पियर लॉ के नाम से भी जानते हैं। मॉडिफाइड यानी चेंज बाय मैक्सवेल, मॉडिफाइड एम्पियर। इसी में मैक्सवेल ने वर्क किया था। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई प्लस एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स चेंज बाय टाइम, या इसको डिफरेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखें
तो कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ये कंप्लीट मैक्सवेल इक्वेशन फॉर्म टेबल है और इसी इक्वेशन के जरिए, इसी इक्वेशन से पूरे वर्ल्ड में टेलीकम्युनिकेशन होता है, सिग्नल्स हम लोग एक दूसरे को भेजते हैं इसी चारों इक्वेशन को पकड़ के, और इसी चारों का नाम है मैक्सवेल इक्वेशन, जिसमें मैक्सवेल ने ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड किया था जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये आपका कंप्लीट मैक्सवेल इक्वेशन है और अब इसी मैक्सवेल इक्वेशन पे कुछ और वर्क किया जाए। मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। अक्सर हम लोग ने देखा है कि हम लोग के जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो सैटेलाइट के जरिए आदान प्रदान होते हैं, यानी कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे काफी ऊपर, कई हजार किलोमीटर ऊपर जो सैटेलाइट्स होते हैं, उन सैटेलाइट्स के जरिए सिग्नल का आदान प्रदान किया जाता है, जो सिग्नल्स आते हैं हमारे पास, और इनके बीच में किसी तरह का कोई वायर नहीं होता, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो आखिर ये सिग्नल यहाँ से यहाँ तक कैसे आते हैं? ये सिग्नल जो आते हैं हम तक, वो इसी मैक्सवेल इक्वेशन को पकड़ के आते हैं। चूंकि ये आपका पूरा एरिया फ्री स्पेस होता है, यहाँ किसी तरह के कोई चार्ज या किसी तरह कोई करंट कैरियर्स नहीं पाए जाते, इसलिए उन्हें हम लोग फ्री स्पेस कहते हैं। तो उस ऐसे सिचुएशन में मैक्सवेल इक्वेशन क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले द मैक्सवेल इक्वेशन इन जनरल, जो पहला मैक्सवेल इक्वेशन है वो ये है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा मैक्सवेल इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशन 1 m2, मैक्सवेल इक्वेशन 2 डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0, मैक्सवेल इक्वेशन 3 कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, और m4 यानी मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 4 कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ये नॉर्मल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन। अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, इन फ्री स्पेस देयर इज नो एनी सोर्स ऑफ चार्ज एंड करंट, यानी कि फ्री स्पेस में किसी तरह का कोई चार्ज और करंट सोर्स नहीं पाया जाता। यानी इसका मतलब जहां भी चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा और करंट भी जीरो हो जाएगा, न चार्ज रहेगा न करंट रहेगा। ऐसी कंडीशन में देन मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस m1, पहला इक्वेशन m1 है, इसमें चार्ज जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन मैक्सवेल 2, इसमें किसी तरह का कोई चार्ज या करंट नहीं है, तो ये एज सच रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू जीरो। m3 मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, इसमें भी किसी तरह का कोई चार्ज और करंट नहीं है, तो ये भी एज सच रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, कर्ल ऑफ E इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। और m4
इसमें आपका करंट जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स एप्सिलॉन टाइम्स डेल E बाई डेल T। ये आपका मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस हुआ। ये आपका फ्री स्पेस में है। इसी इक्वेशन को पकड़ के पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्स में हम लोग टेली कम्युनिकेट करते हैं, सैटेलाइट से सिग्नल भेजते हैं इन्हीं चारों इक्वेशन को देख करके। और अगर मान लीजिए स्पेस फ्री नहीं है, कोई मीडियम हो कोई भी, तो उस कंडीशन में मैक्सवेल इक्वेशन क्या होगा? ऐसे केस में अगर जैसे आपके आसपास का माहौल हुआ, कोई घर हुआ, मार्केट हुआ, मैक्सवेल इक्वेशन इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, कोई भी मीडियम हो गया, उस कंडीशन में जैसे इस कमरे में कम्युनिकेट करना हो या कहीं कम्युनिकेट करना हो, उस कंडीशन में मैक्सवेल इक्वेशन क्या होगा? इन एनी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में हम लोग क्या करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ई, इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं और बी बाई म्यू जीरो को एच से, एक वेक्टर के फॉर्म में डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को हम लोग एक वेक्टर के फॉर्म में डिपेंड लिखते हैं, डी और एच के फॉर्म में। देन मैक्सवेल इक्वेशन M1 जो कि है आपका डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग लिख सकते हैं डाइवर्जेंस D इज इक्वल टू रो, इसके हिसाब से चेंज कर दिया। M2 दूसरा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसा सच रहेगा, जीरो, कोई चेंज नहीं आएगा। M3 कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डेल B बाई डेल T, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। और चौथा इक्वेशन M4 कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स J प्लस एप्सिलॉन डेल E बाई डेल T। इसको अगर हम मीडियम के फॉर्म में लिखें इन दोनों को इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, तो कर्ल ऑफ E B इज इक्वल टू ये H हो जाएगा म्यू जीरो बाई म्यू जीरो B बाई म्यू जीरो H इज इक्वल टू J प्लस डेल D बाई डेल T। ये आपका मैक्सवेल इक्वेशन हो गया किसी मीडियम में। तो हमने आज पढ़ा मैक्सवेल इक्वेशन के डेरिवेशन और उसके अलग अलग मीडियम में उसकी इक्वेशन की वैल्यू क्या होती है। थैंक यू, धन्यवाद।